तो मैं वो पढ़ता था, पूरी याद कर देता था स्क्रिप्ट। मुझे याद है, मुझे पापा के किए हुए 4, 5, 6 नाटक सारे याद हैं पूरे, यानी वो 20-22 पेज की स्क्रिप्ट। तो वो मेरा इंक्लिनेशन था, जो जिसके साथ मैं जन्मा हूँ, कि मुझे थिएटर या फिर एक्टिंग या फिर डायलॉगबाजी या फिर जिस तरह का सिनेमा मैंने देखा है, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत मुझे अट्रैक्ट करती है। हिलारो का प्लस पॉइंट ये है कि हिलारो बहुत गुजराती फिल्म है, वो गुजरात की बात करती है। भाषा सिर्फ गुजराती होती है, उससे ऐसा नहीं होता कि आपकी फिल्म गुजराती होती है। तो वो एक कनेक्ट था। दूसरा ये कि रीजनल सिनेमा का मज़ा ये है कि अगर आपने ऐसी कोई बात की कि जो बहुत रूटेड है, बहुत ऐसी चीज़ है कि जो बहुत रीजनल है, तो वो कनेक्ट करती है, क्योंकि वो जितनी चीज़ें रूटेड होती है उतनी यूनिवर्सल होती है। तब जो मोमेंट है, जो किसी ने पहली बार गरबा देखा, किसी को ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, कोई बहुत रो रहा है, किसी को ऐसा हो रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ, वो जो मोमेंट है ना सारी औरतों की। अभिषेक शाह नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म हेल्लारो के नेशनल अवार्ड विनिंग डेब्यूट डायरेक्टर, इनके साथ है आज का हमारा पॉडकास्ट। इतनी ज़्यादा फेम, इतनी ज़्यादा हाइट ऑफ सक्सेस मिलने के बाद भी इनमें एक जो ह्यूमिलिटी का एस्पेक्ट है वो आज भी प्रेजेंट है, जो आई होप आप लोग पॉडकास्ट में समझ पाएंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत डाइवर्स बातें की है, रेंजिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज फ्यूचर प्लान्स आफ्टर हेल्लारो। यू विल एंजॉय द पॉडकास्ट, कीप वॉचिंग। सो द डायनामिक शो के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर, कास्टिंग डायरेक्टर और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म हेल्लारो के डायरेक्टर अभिषेक शाह। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके चाइल्डहुड से हम स्टार्ट करते हैं। आपके चाइल्डहुड से आपकी कोई ऐसी मेमोरी जिससे आपको ऐसा लगता हो कि ओके ये यहाँ हुआ, उस वजह से मैं आज यहाँ पे, यानी कुछ ऐसे इंसिडेंट जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते? मेरे पापा एक्चुअली थिएटर करते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि वो थिएटर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो वो जॉब करते थे बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हर साल एक कंपटीशन होता है, जहाँ से वो इंटर बैंक कंपटीशन होता है, फिर वो आगे दूसरी कंपटीशन वो लोग नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो पापा वैसे प्लेस किया करते थे। तो मुझे याद है कि उन्हीं प्ले में से कुछ मुझे याद रह गया और मैंने परफॉर्म किया। तो पापा को ऐसा लगा कि ये परफॉर्म कर पाएगा अच्छे लेवल पे। उनके एक दोस्त थे जो BSNL में थे, उनको एक मोनो एक्टिंग करनी थी, तो वो घर पे आए और पापा ने उनको शहनशाह शाहजहाँ की मोनो एक्टिंग सिखाई। तो 4-5 दिन चला। उसके बाद वो तो अपनी कंपटीशन में चले गए होंगे, लेकिन एक दिन पापा जब वापस लौटे घर ऑफिस से, बैंक से, तो मैं वो परफॉर्म कर रहा था और वो उर्दू डायलॉग था 5.5 मिनट का। तो पापा ने देखा और उनको बहुत मज़ा आया। और तभी एक बाल भवन की कंपटीशन कॉर्पोरेशन की होती थी हर साल मोनो एक्टिंग की, उसमें पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा। आई वाज 7 years old और बाल भवन में मैं फर्स्ट आया था पूरे अहमदाबाद में। सो उस दिन जब परफॉर्मेंस किया था, तब सिर्फ मुझे, खैर मैं तो बहुत छोटा था, मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को और सबको ऐसा लगा कि इसमें कुछ है जो शायद इसी फील्ड में कंटिन्यू कर पाएगा, या फिर कुछ ऐसा जिसमें इसको मज़ा आएगा। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस इन माय लाइफ कि जहाँ मैंने इस फील्ड में अपना पहला कदम रखा। तो मैं आपके बारे में जब थोड़ा जान रहा था, तो मैंने पढ़ा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन BSc आपने मतलब साइंस से किया है, BSc किया है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जर्नलिज्म किया है। तो ये जो शिफ्ट हुआ उसका वाज देयर रीजन? वो ऐसा था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन आफ्टर 9th मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा था। तब मैं नॉवेल्स पढ़ता था, कविताएं लिखता था, कविताएं पढ़ता था। तो 9th के बाद मेरा ऐसा एकदम रुझान पढ़ाई पे नहीं था। मैं आर्ट के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट लिया करता था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि वो साइंस कंटिन्यू रहा। 11 में साइंस लिया, 12th में साइंस लिया, उसके बाद BSc मैथमेटिक्स किया। वो करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थिएटर करना चाहिए। तो मैंने थिएटर शुरू किया सौम्य जोशी के साथ। मैंने HK आर्ट्स में एक ग्रुप चल रहा था, फीडिंग थिएटर, वहाँ ज्वाइन किया। तो मेरा एक तरफ गुजरात कॉलेज में BSc चल रहा था, दूसरी तरफ मैं नाटक करता था सौम्य जोशी के ग्रुप में। सो उस दौरान 3 साल तक मैंने नाटक किए और फिर ऐसा लगा कि अब शायद ऐसा हो सकता है कि नौकरी करनी पड़ेगी कहीं। तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म किया कि कुछ करूँ तो मैं अपने ही फील्ड का करूँ। तो जर्नलिज्म करने का सिर्फ एक ही ख्याल था कि अगर मुझे
नौकरी ही करनी पड़ेगी अगर, तो इसी फील्ड में करूँगा। तो जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है मास कॉम में। उसमें आप फिल्म मेकर भी बन सकते हो, उसमें आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये था दिमाग में कि ये एक बार जर्नलिज्म कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और फिर मुझे पता नहीं, मेरा नसीब मेरे ही फील्ड में लेके आया। मैंने सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन की और तभी मुझे आकाशवाणी में नौकरी मिली। तो मैं अनाउंसर एज एन अनाउंसर ज्वाइन किया मैंने। तो ऐसे पूरा शिफ्ट मेरा एकदम आर्ट में बहुत इंटरेस्ट किया। बीएससी करने के बाद कुछ जर्नलिज्म पढ़ा, उसके बाद मैंने नौकरी ले ली। तो ऐसा शिफ्ट हुआ है, लाइफ ले गया। हाँ। तो अब मैं दूसरा एक ही पूछना चाहूँगा, बहुत क्यूरियोसिटी मुझे जानने के, हम सब की तरह ऑब्वियसली आपने भी लाइफ में कई जगह फेलियर्स फेस किए हो। हाँ। तो कुछ ऐसे फेलियर्स जिनने आपको बहुत कुछ सिखाया और चेंज किया एज अ पर्सन, वो अगर आप कुछ बता सकते हैं। मैं बिल्कुल बहुत ग्रेट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कोई चीज़ बिल्कुल तकलीफ नहीं देती है, नहीं दे सकती कोई भी चीज़ें। यानी मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है तो मेरे दिमाग पे वो ज़्यादा असर नहीं करता है। तो ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है मेरी लाइफ में कि जो जिसे मैं फेलियर गिनूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि जहाँ से आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरी हार हुई है, या फिर ये ऐसी चीज़ हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसा बहुत कम बार हुआ है लाइफ में। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर काइंड ऑफ थिंकिंग कि आप कैसे सोचते हो, आपने उसे फेलियर के हिसाब से लिया कि नहीं लिया। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत यानी हुआ ही नहीं है, ऐसा कहूँगा तो चलेगा। और अगर हुआ भी होगा तो मैंने दिमाग में उसे ऐसे नहीं लिया है कि इसमें मैं फेल हुआ। तो ये मेरे लिए शायद वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है मेरा, कि मैं चीज़ों को बहुत दिमाग पर या फिर दिल पे हावी नहीं होने देता। तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन सर ने अभी भी बोला। और सर ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते हैं, अभी भी वो जॉब उन्होंने कंटिन्यू की है, राइट। तो सर आपकी लाइफ के इस पार्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ऑलमोस्ट किसी को पता ही नहीं पब्लिक लाइफ में। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ऑल इंडिया रेडियो में आपका जैसे जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या एज अ व्हाट? 2007 में 11 अप्रैल 2007 को मैंने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया रेडियो। और मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो अनाउंसर का है। मेरी पोस्ट का नाम ही अनाउंसर है, उसका हिंदी में मतलब होता है उद्घोषक। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रेडियो में बोलना होता है। तो आज बहुत साल हो गए, शायद आज 13 साल हो गए। 13 साल से मैं ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करता हूँ। पहले मैं बड़ौदा में था, 5.5 साल वहाँ नौकरी की, उसके बाद ट्रांसफ़र होकर अहमदाबाद आया। अभी भी मैं जॉब पे जाता हूँ, काम करता हूँ। लेकिन मज़ा इस बात का है कि मैं पला बड़ा हूँ बिल्कुल रेडियो के बीच में। मम्मी पापा को, घर में सब लोगों को रेडियो बहुत पसंद था, तो वो रेडियो सुनना और रेडियो की दुनिया से बहुत वाकिफ था। और मुझे नौकरी वहीं मिली जहाँ पे मुझे बात करनी है संजीव कुमार पे, या फिर सचिन देव बर्मन पे, या फिर अमिताभ बच्चन पे, या फिर फिल्म मेकर बिमल रॉय पे, गुरुदत्त पे। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जब भी मैं रेडियो पे होता हूँ तो मुझे आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है। और रेडियो की नौकरी कभी मुझे नौकरी जैसी नहीं लगी, क्योंकि वो जो काम है बहुत मेरा अपना सा काम है। राइट। तो जैसे आपने रेडियो स्टार्ट किया, तो व्हाई जस्ट रेडियो? जैसे आपने जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप बहुत और भी सारे फील्ड में जा सकते थे, तो रेडियो ही आपने क्यों चूज किया? एक तो यही था कि उस वक्त मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसकी प्रिपरेशन करता था। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये होता है कि आप स्टाफ सिलेक्शन में कहीं पे इनकम टैक्स में सिलेक्ट होते हो, कहीं पे आप कोर्ट में असिस्टेंट के हिसाब से ज्वाइन होते हो। ऐसे ही 5-6 एग्जाम मैंने पास की थी। और मैं बहुत दुखी भी था, चिंता में भी था कि शायद ऐसी कोई नौकरी मिल गई तो क्या करेंगे, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है। वो आर्ट की तरफ इतना झुकाव है कि वो नौकरी के साथ ये सब हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मैं बहुत लकी था कि वो 5-6 एग्जाम में एक थी ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर की जॉब के लिए मैंने जब एग्जाम दी थी, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत क्लियर फेयर डिसीजन था। शायद इससे ज़्यादा अच्छे रैंक वाली नौकरी भी मुझे मिलती तो मैं नहीं लेता, क्योंकि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं अपने आर्ट के साथ जुड़ा रहूँ। और इसलिए शायद मैंने रेडियो पसंद किया। रेडियो के अलावा भी कुछ ऐसा होता कि जो शायद दूरदर्शन होता, या फिर कुछ ऐसा होता जिसमें मैं सीरियल के साथ, कि फिल्मों के साथ, कि नाटक के साथ जुड़ा रहता, ऐसा कुछ होता तो मैं वही करता। तो इसलिए रेडियो क्योंकि वो जितने भी ऑप्शंस थे उसमें सबसे बेटर ऑप्शन था आर्ट के साथ जुड़े रहने के लिए।
तो जैसे रेडियो की बात करते हैं तो आपके जो आपका जो पूरा रेडियो करियर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ आपको कौन सी सीखने मिली जो आपको अदरवाइज जैसे आपके फिल्म करियर से या ऐसे आपको शायद सीखने नहीं मिलती? एक तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो थिएटर में बहुत इम्पोर्टेंस होता है बोलने का, जिसे वाचिकम कहते हैं, कि आप किस तरह से बोलोगे, किस तरह से आपका आरोह अवरोह, भाषा के साथ कितना आपका लगाव है, आप भाषा को किस तरह से देखते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे रेडियो से बहुत सीखने को मिली। रेडियो ने मुझे बहुत मेरा जो थॉट प्रोसेस है टूवर्ड्स डायलॉग्स, उसको बहुत नर्चर किया। तो रेडियो में मैंने वो सीखा। रेडियो के साथ साथ जो दूसरा मेरा थिएटर का भी जो जर्नी चल रहा था, उसमें रेडियो इस तरह से काम लगता था क्योंकि रेडियो के साथ मैं हमेशा म्यूजिक के साथ जुड़ा रहता। तो वो जो म्यूजिक है वो मुझे ये मेरा बहुत वियर्ड है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैं जब गाने सुनता हूँ तो मुझे बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। जो गाने मुझे पसंद है वो कोई भी गाना हो सकता है, यानी वो लुक्का छिपी बहुत हुई वो गाना भी हो सकता है अपने बसंती का। मैं जब सुनता हूँ तो मुझे तब बहुत थॉट्स आते हैं पॉजिटिव और क्रिएटिव। तो वो एक साथ रेडियो ने मुझे बोलना तो सिखाया और मेरी भाषा पे बहुत काम करने का मौका दिया, लेकिन साथ साथ में ये भी था कि म्यूजिक मुझे एक अलग तरह की एनर्जी देता है, क्रिएटिव थॉट्स देता है। तो ये दो चीज़ें मुझे रेडियो में गई। अब जैसे सर हम इमेजिन करते हैं एक छोटी सी स्टोरी, जैसे दो लोग हैं, एक पहला इंसान है वो किसी प्राइवेट फर्म में गवर्नमेंट में एक क्लर्क की या मैनेजर की जॉब करता है, और दूसरा जो इंसान है वो इंसान फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर में अपना करियर बना रहा है, अभी तक एक बहुत सक्सेसफुल लेवल पे नहीं पहुंचा। तो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो पहला इंसान है उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी जब तक ये सेकंड इंसान कंप्लीट स्टार नहीं बनता, राइट? तो जब तक एक लेवल पे नहीं पहुंचा पीपल आर लाइक कुछ कर रहा है, मतलब मेन स्ट्रीम करियर नहीं। तो आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो आपके हिसाब से ये क्यों हो रहा है और इसमें क्या चेंज आप देखना चाहिए? इसका यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है। ये ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको महीने के महीने पैसा मिलेगा। ये ऐसा काम नहीं है कि 5 साल के बाद आपको सवाल ना करे। सवाल करे इसका मतलब 5 साल के बाद वो हो सकता है कि आपके पास वो काम भी नहीं है जो आप कर रहे थे। तो जो सिक्योरिटी नहीं है ना इसमें, वो सब जानते हैं इसके बारे में। और जो अभी आपने जो बात की कि जो बंदा नौकरी करता है या फिर वो 10 से 5 वाला सेटअप होता है, चाहे उसका पगार थोड़ा कम हो, लेकिन उससे लोग इज्जत या तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक श्योरिटी देता है, एक सिक्योरिटी देता है आपको महीने के महीने। दुनिया के जितने भी काम ऐसे हैं जिस काम में ऐसा पैसा नहीं है जो रेगुलर आता हो, ऐसी श्योरिटी नहीं है जो आपको बता दे। जैसे आप अगर मेडिकल पढ़ते हो तो आपको पता है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो। अगर आपने एडमिशन लिया है कहीं पे जाके कि भाई मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, तो आप वहां से बन के निकलोगे। कैसे निकलोगे पता नहीं, बन के कैसे आओगे, कितनी क्वालिटी होगी आप में वो नहीं पता है, लेकिन आप बन के निकलोगे। इसमें वो श्योरिटी नहीं है, इसलिए लोग इसे इस तरह से देखते हैं। और जैसे आपने बोला वैसे कि जब सक्सेसफुल हो जाते हो फिर सब लोग आपको पूछते हैं, सब लोग आपके दोस्त बनना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, या फिर सब लोग ऐसा ट्राई भी करते हैं दिखाने का कि वो लोग आपके बहुत क्लोज हैं। लेकिन वो जो जर्नी है बिल्कुल शुरुआत से लेके वहाँ तक पहुँचने की, उसमें ये पेन लोग बहुत फील करते हैं कि बहुत लोग ऐसा ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है। क्योंकि जब बहुत सवाल होते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा बहुत होता है कि यार बहुत सवाल करते हो ना, एक दिन जवाब देंगे, राइट? लेकिन मैं उसमें बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है जवाब देना। तो अब जैसे लास्ट क्वेश्चन का जो 2 लोगों वाला कंटेक्स्ट था, उस कंटेक्स्ट में बिफोर एंड आफ्टर हेला आपके लिए क्या चेंज हुआ? तो लोग आपको जिस तरह से ट्रीट करते हैं। देखो मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक तो पहले से नौकरी करता था, नौकरी कर रहा हूँ, और मैंने जब भी कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। मैं बहुत मैथमेटिक्स में बीएससी किया है, तो वो हमेशा से वो दिमाग में चलता है। कुछ ऐसा रिस्की डिसीजन लाइफ में लिए नहीं है, राइट? और एक जो मैंने अभी श्योरिटी की बात की, जो मैंने सिक्योरिटी की बात की, वो मैं करके बैठा हूँ रेडियो की नौकरी के नाम पे। तो मेरे लिए वो सवाल कभी आए नहीं।
अभी ऐसा लाइफ में मैंने ऐसा फील नहीं किया जहाँ पे मुझे सेल्फ डाउट हो या फिर ऐसा हो कि ये क्या हो रहा है, वो नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन हेलारो से पहले भी ऐसा था कि ड्यू टू माई सम प्लेस बहुत लोग जानते थे, बहुत लोग मिलते थे, वो मेरे साथ हो चुका है। लेकिन हेलारो के बाद ऐसा हुआ है कि जैसे एकदम से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो मेरे साथ काम करें। तो एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। तो मेरे लिए ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो वो उन लोगों के साथ होता है जिनको बहुत सेल्फ डाउट रहता है या फिर घर वाले बहुत डाउट करते हैं और घर वाले बिल्कुल ना बोलते हैं कि इस फील्ड में मत जाओ, और आपके पास खाने का पैसा नहीं होता है, आपको ये नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा मेरा। एंड देन एक दिन आपका पिक्चर बहुत बड़ा यानी नेशनल अवार्ड ले जाता है, बहुत चलती है फिल्म। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ बहुत रियलिस्टिक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ये। तो आप जैसे 18 इयर्स के थे तब से आपने थिएटर एकदम अच्छे से स्टार्ट किया, काफी प्लेस करना, तो उतनी टेंडर एज पे जब आप 18 इयर्स के थे तो तब से आपने सोचा था कि यही काम करना है, यानी डायरेक्टर का या ऐसा, या फिर आपने सोचा था एक्टर बनना है या कुछ और? मेरा इंक्लिनेशन थिएटर से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। यानी बचपन में जब पापा उनके स्क्रिप्ट लेके आते थे, जैसे वो अगर नाटक कर रहे हो और स्क्रिप्ट लेके आए शाम को रिहर्सल करके बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वो प्ले करते थे, तो मैं वो पढ़ता था और पूरी याद कर लेता था स्क्रिप्ट। मुझे याद है, मुझे पापा के किए हुए 4, 5, 6 नाटक सारे याद है पूरे, यानी वो 20-22 पेज की स्क्रिप्ट। तो वो मेरा इंक्लिनेशन था जो जिसके साथ मैं जन्मा हूँ कि मुझे थिएटर या फिर एक्टिंग या फिर डायलॉगबाजी या फिर जिस तरह का सिनेमा मैंने देखा है, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत मुझे अट्रैक्ट करती है। तो वो था, वो बचपन से मेरे अंदर था। तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे बहुत ऐसा सवाल होता था कि यार मैं थिएटर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्कूल में थिएटर नहीं होता था मेरे स्कूल में। कॉलेज में जाके पहले दिन ये ढूंढा कि भाई नाटक कहाँ होता है, और मैं सौम्य जोशी के पास पहुंच गया था। मैं करता था बीएससी और सौम्य जोशी के पास जाके मैंने शुरू किया। कॉलेज में जाके पूछा कि एक आईएनटी करके कंपटीशन, आईएनटी गुजरात समाचार की इंटर कॉलेज कंपटीशन होती है, अपने वहाँ से एंट्री जाने वाली है सर, मुझे उसमें पार्ट लेना है। तो बोले बेटा अपनी एंट्री नहीं जाने वाली है। तो मैंने बोला ओके। फिर मैंने पहली बार, यानी मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने नाटक लिखा, 10 मिनट का स्किट था, मैंने उसे डायरेक्ट किया, मैंने उसमें एक्टिंग भी की, मेरे दोस्तों को मैंने तैयार किया, 5 लोगों को जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और आफ्टर ऑल एक ऐसा प्रोडक्शन मैंने खड़ा किया। तब मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना नहीं पता था, मुझे थिएटर करना था। और आज भी ऐसा है कि मुझे ये प्रोसेस में बहुत मजा आता है। मुझे कुछ बनने में मजा नहीं आता, मुझे प्रोसेस में बहुत मजा आता है। तो तब भी ऐसा था कि प्रोसेस करनी है, और इस प्रोसेस में जो भी मिले। तो शुरुआती नाटकों में तो एक्टिंग की है मैंने, लेकिन एक्टिंग मुझे अच्छी लगती नहीं। मेरा सबसे नापसंद जिसे मैं करता हूँ वो काम एक्टिंग है। तो फिर धीरे धीरे नाटक लिखना शुरू किया, डायरेक्ट करना शुरू किया। और राइट, तो जैसे आपने कितनी ही सारी फिल्म्स की कास्टिंग की है, राइट, गुजराती फिल्म्स में, जैसे छेल्लो दिवस था, शू थयु, बेयार, पप्पा तुमने नहीं समझाए, देन अगेन रॉन्ग साइड राजू, राइट, करसनदास पे न्यूज़। तो ये तो ऐसा मतलब गुजराती फिल्म्स में तो फिक्स है कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह ही है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कुछ हिंदी फिल्म्स की भी कास्टिंग की है, जैसे समीर करके एक पिक्चर है उसकी आपने कास्टिंग की है, देन मंटो में आप एडिशनल कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हिंदी और गुजराती फिल्म्स में, इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है आपके एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? गुजराती तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमारा ऐसा बड़ा फील्ड नहीं है जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आपको मिल जाए, या फिर एक्टर ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है। हिंदी में क्या होता है कि एक कोई रोल के लिए आपके पास हजारों लोग होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, मान लो कि जैसे पूरी दुनिया जाके बॉम्बे में जाके स्ट्रगल कर रही है, और बहुत, यानी एक रोल के लिए आपको बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स मिल जाएंगे। गुजरात में ऐसा नहीं होता है। गुजरात में वो फील्ड क्रिएट नहीं हुआ है, इतनी फिल्में बनती नहीं है, इतना थिएटर नहीं होता पावरफुल। तो प्रोडक्ट तभी निकलता है जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो। तो इंडस्ट्री नहीं है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकलती है। तो हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हिंदी में बहुत इजी होता है मेरे ख्याल से करना। गुजराती में प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो लोग करेक्टली कर जाते हैं एक्टिंग। तो गुजराती में बहुत सारी 15 फिल्में होंगी शायद,
लेकिन हिंदी में करते वक्त ऐसा था कि हिंदी पहले तो यूनियन लीडर करके एक फिल्म थी जिसमें राहुल और तिलोत्तमा थे, वो फिल्म की जो यहीं शूट हुई थी। और अभी यशराज की फिल्म आ रही है जयेश भाई जोरदार, तो उसका सारा कास्टिंग हमारे वहीं से हुआ है। वैसे अब मैं करता नहीं हूँ, 1.5 साल हो गया, लेकिन एकता जो अभी शिक्षा कास्टिंग कंपनी सवाल की है, हमारे वहीं पूरा यानी गुजरात के एक्टर्स जितने हैं वो सारे हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किए हैं। तो मज़ा आता है। मज़ा आ रहा है। तो अब जैसे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े नाम चले, मल्हार ठाकर, यश सोनी, आजम त्रिवेदी, दीक्षा जोशी, मयूर चौहान, एवरीवन, ये सब आपकी डिस्कवरीज है, राइट? तो आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि आप एक करियर मेकर भी हैं। तो एक एक्टर में आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखते हैं जो देखने के बाद आप उनको 100% वो रोल दे ही देते हैं? व्हाट आर दोस क्वालिटीज? देखो, एक्टर अगर आपने बहुत थिएटर किया है या फिर आपको पता है कि एक्टिंग किसे बोलते हैं या फिर आपको पता है कि परफॉर्मेंस किसे बोलते हैं, तो एक्टर तो एक सेकंड में पता चल जाता है। मुझे तो एक्टर बोलना शुरू करता है, ऑडिशन में ऐसे आता है, आके खड़ा रहता है, कैमरा भी ऑन भी नहीं हुआ, पता चल जाता है कि एक्टर है या नहीं। तो और दूसरा ये भी है कि ये जितने भी नाम बोले गए वो सारे लोग अपनी आर्ट पे बहुत मेहनत करके आए थे, और इन सारे लोगों को मैंने कहीं ना कहीं थिएटर में देखा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस तब भी बढ़ता है जब मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा हो, या फिर ऑडिशन में या फिर उससे पहले नाटक वाटक में, कि ये कर लेगा और इसमें ये ताकत है कि ये इस रोल को अच्छी तरह से निभा जाएगा। वो मेरा जो एक्सपीरियंस है फॉर सिनेमा जितना भी देखा है या फिर थिएटर जितना किया है उससे, वो मुझे बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि एक्टर है और ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, तो वो मुझे हेल्प करता है। तो अगर हमारे को व्यूअर्स नेक्स्ट ऑडिशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो हियर वर सम इनसाइट्स सीधा फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, राइट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए, आपने कैश ऑन डिलीवरी और समीर जैसे कुछ फिल्म में आपने एक्टिंग भी की है, राइट? तो एक्टिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या हम आपको आगे भी एक्टिंग में देखेंगे? नहीं, मैंने बोला ना कि मुझे बहुत दुनिया में सबसे ऐसा कोई काम जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो एक्टिंग है। तो वो वैसे समीर में तो जो दक्षिण छारा जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला था कि यार तू ये रोल कर, और मैंने बोला कि मुझे यार नहीं करना है। बोला नहीं तू ही करेगा और तुझे ही करना है। बोला ओके, आपकी इतनी इच्छा है, मैंने मुंह पे बोला था कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं करूँगा। तो वैसे की थी मैंने समीर, तो हिंदी फिल्म थी वो, फिल्म भी अच्छी थी, उसमें रोल भी मेरा बहुत अच्छा रोल था। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का तो उसका एक कैमियो ही था, और वो नीरज जोशी की फिल्म है, उन्होंने बोला था कि एक छोटा सा कैमियो है लेकिन मज़ा आएगा। तो बस वो 1-2 दिन का शूट था, वो जाके करके आया। तो ऐसा कुछ अगर होता है जिसमें मुझे बहुत टेंशन नहीं होता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसा कि जो करके आके चले गए, तो ठीक है। अदरवाइज एक्टिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्शियस होके डिसीजन लूँ या फिर उस पर मेहनत करूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जो आप अंदर फील करते हो वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं अंदर फील नहीं कर पाता, मुझे मज़ा नहीं आता है। तो जब मुझे मज़ा नहीं आता तो आई एम डैम श्योर को वो मज़ा वो कम्युनिकेट नहीं होगा, वो सामने नहीं आएगा, वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगा बाहर। इसलिए मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, और शायद मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है और मैं हमेशा ना ही बोलता हूँ, तो शायद आप बहुत कम बार मुझे देखते होंगे। तो अब आते हैं हेल्लारो पे। इस फिल्म को कितने ही अवार्ड्स मिले, राइट? नेशनल अवार्ड, ईफी अवार्ड्स, केन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेशन और भी बहुत सारे, राइट? तो फेमिनिज्म पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे और भी बहुत सारी मूवीज बनी और भी बहुत सारे टीवी शोज बने। तो हेल्लारो में ऐसी कौन सी अलग चीज थी जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा फिनोमिनल सक्सेस हुई? हेल्लारो का प्लस पॉइंट ये है कि हेल्लारो बहुत गुजराती फिल्म है, वो गुजरात की बात करती है। भाषा सिर्फ गुजराती होती है, उससे ऐसा नहीं होता कि आपकी फिल्म गुजराती होगी, तो वो एक कनेक्ट था। दूसरा ये कि रीजनल सिनेमा का मजा ये है कि अगर आपने ऐसी कोई बात की कि जो बहुत रूटेड है, बहुत ऐसी चीज़ है कि जो बहुत रीजनल है, तो वो कनेक्ट करती है, क्योंकि वो जितनी चीज़ें रूटेड होती है उतनी यूनिवर्सल होती है। तो हेल्लारो का वो जो कनेक्ट है, उसमें जो बातें की गई है, वो बातें सिर्फ और सिर्फ कच्छ के कोई गांव की नहीं है। इटली में इसको ऑडियंस अवार्ड मिला था रिवर टू रिवर में,
तो वहाँ का ऑडियंस जिसमें एक भी इंडियन नहीं था, उन लोगों को ये फिल्म बहुत कनेक्ट कर पाई, क्योंकि वो जो इमोशन है, वो जो बातें हैं, वो दुनिया के सारे लोगों की है। जैसे जिस तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास, जिस तरह का समाज है, वैसी ही बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्लारो का जो कनेक्ट है उसका बहुत रूटेड और रीजनल होने का रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से उसका कनेक्ट ज़्यादा हुआ और बहुत लोगों तक फिल्म पहुंच पाई। राइट। तो जैसे ये आपकी फर्स्ट फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, एंड अपार्ट फ्रॉम द फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, आपको भी इंडिविजुअली अवार्ड मिला था एज द बेस्ट डायरेक्टर। तो जब कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं और वो मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो व्हाट इज द फीलिंग और लोगों का भी क्या रिएक्शन? फिल्म में यानी कोई भी काम में ख़त्म होने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये कितना अच्छा है। ये वो एग्ज़ाम जैसा है। एग्ज़ाम देने के बाद आप दोस्तों को, माँ बाप को, सबको बोलते हो कि 85% आने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि 56 ही आने वाले हैं। तो वो जो अंदर है ना, वो आपको पता होता है। तो काम करने के बाद, आफ्टर द शूटिंग, आफ्टर द फाइनल प्रोडक्ट देखने के बाद आपको ये पता होता है कि ये फिल्म अच्छी बनी है। लेकिन अगर ऐसा अवार्ड, इस तरह का रिकग्निशन मिलता है, तो वो तो एक्चुअली ऐसा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म इतने लोगों तक इतनी अच्छी तरह से पहुंचेगी, इतने अवार्ड्स मिलेंगे। इतना पता था कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो वो तो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। और वो भी है, वो भी एक बहुत बड़ा लर्निंग मेरा हुआ है। मैं जानता हूँ उसे और मैं उसे फॉलो भी करता हूँ कि जो चीज़ जब होती है उसे वहीं भूल जाओ। मेरे लिए नेशनल अवार्ड का वो 9 अगस्त वाला दिन बहुत बड़ा था कि जब अनाउंस हुआ तो शिट, ये तो बेस्ट फीचर फिल्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे बहुत मोमेंट आए हेल्लारो में, लेकिन उसी मोमेंट पे उसे एंजॉय करो और फिर उसे भूल जाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज तो क्या होता है कि वो मेरे से एक ही फिल्म बनेगी हेल्लारो, उसके आगे मैं बना नहीं पाऊंगा। और अगर बनाऊंगा तो मैं शायद हेल्लारो की कॉपी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं वहीं रुका हूँ हेल्लारो में। तो ये जो मैं हमेशा इसे आउटकम ही मानता हूँ, पैसे या फिर अवार्ड, ये सारी चीज़ें उसका बाय प्रोडक्ट है। तो वो जो मिलता है उसे सिर्फ एंजॉय करो और भूल जाओ। अदरवाइज तो क्या होता है कि आप वहीं पर रह जाते हो। तो मैंने वो चीज़ बहुत पहले सीखी थी और वो मैं अपनी लाइफ में उसका अमल भी करता हूँ कि बहुत बड़े अवार्ड, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत बड़े फेस्टिवल्स में गया, बहुत मज़ा आया, वो नेशनल अवार्ड के स्टेज पे गया और बहुत ग्रेट फीलिंग। लेकिन वो रहेगी लाइफ टाइम, लेकिन उससे आगे बढ़ना है। तो उससे वो जो एक फीलिंग आती है ना कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया मैंने, वो नहीं आता है जल्दी। राइट। तो एज अ व्यूअर आपका हेल्लारो में फेवरेट सीन कौन सा था, व्यूअर की, नॉट एज एन एक्टर? हेल्लारो का मुझे यानी एज अ क्रिएटर मानो या फिर एज अ व्यूअर मानो, सारी चीज़ों में एक चीज़ मुझे बहुत, जो मैंने जब लिखी थी तब भी मुझे दिखाई दे रहा था कि कैसे होगा। जब शूट कर रहा था तो मैं ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था कि यार जिस तरह का सोचा है, जिस लेवल का, उस लेवल का होगा कि नहीं। वो वही सीन है जहाँ पे पहली बार औरतें अपनी लाइफ में धब्बा करती हैं। मंजरी जब वो होती है क्या ढोल कौन जो बोलता है वहाँ पर बकार शो, और वो बोलता है कि हमें जीव बचा लो, वो ढोल बजाना शुरू करता है। तब जो मोमेंट है, जो किसी ने पहली बार गरबा देखा, किसी को ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, कोई बहुत रो रहा है, किसी को ऐसा हो रहा है मैं करूँ या ना करूँ, वो जो मोमेंट है ना सारी औरतों की मिला के, वो मेरे लिए बहुत मेरा फेवरेट सीन भी है। और करते वक्त भी और जब यानी उसका साउंड डिज़ाइन हो या फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो, सब प्रोसेस में बहुत मज़ा आया था। सब देख के लग रहा था कि यार ये अच्छा होता है। राइट। तो अब जैसे लास्ट 6 months 1 year अराउंड जनवरी, फरवरी या मार्च से बहुत कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत वर्सन हो गई और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री वैसे भी अभी ग्रोइंग है, राइट, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जितनी बड़ी नहीं है। तो पास्ट 8 months में आपका और इवन अदरवाइज ओवरऑल गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन रहा है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? एक तो बहुत लोगों की फिल्में बन के तैयार है, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर सम गुड डेट, क्योंकि सिनेमा हॉल तो खुले लेकिन लोग जा नहीं रहे। तो वैसे दोस्त भी है जिनके साथ रेगुलर बातें होती है और जिनकी फिल्में अभी कब होगी रिलीज, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ। दूसरा ये भी था कि किसी की फिल्म का शूट चल रहा था और फिल्म बीच में रुक गई। और
इंडस्ट्री के लिए या सिर्फ गुजराती के नहीं गुजराती के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि शूटिंग अगर करना है और इतना सारा कुछ ध्यान भी रखना है तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि शूटिंग ऐसे हालातों में होता है कई बार कि जिसमें कोई आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती है। तब आपको सैनिटाइजर का भी ध्यान रखना है, तब आपको मास्क का भी ध्यान रखना है, तब आपको सारी चीज़ें डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी जो दौर है जो पिछले कुछ दिनों से यानी बहुत महीनों से चल रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट तो है। दूसरा ये भी है कि वो डिफ़िकल्ट इस लिहाज से भी है कि जो लोग रेगुलर काम करते थे उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ओवरऑल थोड़ी इसकी इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो रही है। और गुजराती इंडस्ट्री के लिए आई डोंट नो, लेकिन अगर ये लंबा चला तो बहुत इसके जो उसका जो आउटकम है वो बहुत ख़राब होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के पास काम नहीं है, बहुत लोग वेट करके बैठे हैं फिल्म रिलीज के लिए, बहुत लोग शूट करने के लिए वेट करके बैठे हैं, तो वो कब तक वेट करेंगे और कब तक ये चलेगा, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेशन का सर्कल होता है, वो साइकिल होता है जिसमें किसी के पास पैसा है वो किसी के पास जाता है, किसी के घर में जाता है, उसके घर से फिर से वो इंडस्ट्री में आता है, वो जो मिला के जो सर्कल है उसमें डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ है। तो और बहुत यानी बुरे दिन चल रहे हैं अभी तो। राइट, यानी जैसे 2014-15 के बाद छिल्लो दिवस के बाद जो एक पूरा वेव आया था राइस का, वो शायद अभी एट पॉज है, एट हॉल्ट है, राइट। तो अब मैं आपको एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि हम हमारे पॉडकास्ट में लास्ट में हम सारे गेस्ट को एक ऐसा सेक्शन देते हैं कि जब वो लोगों को, ऑडियंस को अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ या ऐसी स्टोरी या कोई हैबिट ऐसी बता सकते हैं जो लोगों को नहीं पता है, राइट। और मैं एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ क्लियर करूँगा कि आप एक तो गुस्सा नहीं आना नहीं कह सकते और नेल बाइटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी कह चुके हैं किसी पॉडकास्ट में, राइट। समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। ये अब लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत वियर्ड भी है, लेकिन मैं रास्ते में लोगों के साथ हाय हेलो करता हूँ ऐसे। तेजल, मुझे मेरी वाइफ हमेशा ऐसे बोलती है कि तू कभी मार खाएगा, क्योंकि मैं कार चला रहा हूँ और सामने से कोई आता है तो मैं उसको हाथ बात चलाता हूँ। मैं 2 व्हीलर बहुत कम चलाता हूँ, लेकिन जब भी चलता हूँ तब लोगों को आवाज़ भी देता हूँ और लोग हाथ भी दिखाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है, लोगों को पता नहीं है मेरे बारे में। मैं कहीं भी रैंडमली किसी के साथ बात कर लेता हूँ ऐसे, क्या उसको चैलेंज है ऐसा, तो ये किसी को पता मतलब लोग ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग यूजुअली इस चीज़ से भागते हैं कि लोगों से बचो। नहीं वैसे, और आप सामने से जा रहे हैं, राइट। नहीं मैं यानी आई एम नॉट मलार ठाकर के, आई एम नॉट आयुष्मान खुराना के लोग इतने लोग मुझे जानते होंगे चेहरे से, लेकिन ये मेरा बहुत पुराना है, ऐसे कोई ऐसे जान नहीं जाता है वैसे दूर से हाथ दिखाने से। लेकिन हाँ, ये मेरा प्रॉब्लम कहो तो प्रॉब्लम और मज़ा कहो तो मज़ा। और तेजल हमेशा से बोलती है कि कभी तू मार खाने वाला है। राइट। तो आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात की, और ये था बहुत सुपर एंटरटेनिंग एंड सुपर वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट विथ मिस्टर अभिषेक शाह, द डायरेक्टर ऑफ हेल्लारो। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट है वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ में नहीं था, ये था द मैन बिहाइंड दिस फेम एंड सक्सेस। उस इंसान के साथ एक पॉडकास्ट था। वी होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द डायलॉग शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा करो और बहुत लोगों तक आपका ये डायनामिक शो पहुँचे, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।